एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएंगे। उत्तराखंड ग्लोबल समिट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का यूएई दौरा खत्म हो गया है। कल दौरे के दूसरे दिन सीएम धामी अबू धाबी में रहे और यहां पर अबू धाबी में करीब 3,550 करोड़ के एमओयू सीएम धामी की मौजूदगी में साइन किए गए। मुख्यमंत्री ने सभी उद्योग घरानों को 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में होने वाले इन्वेस्टर समिट में आने के लिए निमंत्रण दिया। अबू धाबी में लुलु ग्रुप के साथ रियल एस्टेट में 1,000 करोड़ का करार किया गया। लुलु के साथ ही हाइपर मार्केट में 500 करोड़ और फूड पार्क में 250 करोड़ का समझौता किया गया। इसके अलावा एसीटी फैसिलिटीज मिडल ईस्ट के साथ 1,500 करोड़ और रीजेंट ग्लोबल के साथ फार्मा सेक्टर में 300 करोड़ के एमओयू साइन किए गए। इससे पहले मंगलवार को भी सीएम धामी ने दुबई में करीब 12,000 करोड़ के निवेश के एमओयू साइन किए थे। तो कुल मिलाकर यूएई दौरे पर 15,000 करोड़ से ज्यादा के समझौते किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अबू धाबी में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व में चार्टर्ड अकाउंटेंट के सबसे बड़े संगठन के मेधावी सदस्यों के बीच आना अपने आप में गौरव का क्षण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र में यूएई ने प्रोग्रेस की है। यहाँ की प्रसिद्ध इमारतें विश्व में अपना प्रतिमान स्थापित कर चुकी हैं। उत्तराखंड भी अपने शहरों का सुनियोजित विकास एवं नए शहरों की स्थापना करने के लिए आपके साथ सहयोग करने का इच्छुक है, जिससे क्षेत्र में आपकी विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार निवेशकों को राज्य में सभी प्राथमिक आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने दिसंबर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सभी को उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित किया। अबू धाबी में मुख्यमंत्री धामी ने अरब देशों में पहली बार बन रहे निर्माणाधीन हिंदू मंदिर के काम को भी देखा है। सीएम धामी ने अबू धाबी के बीएपीएस हिंदू मंदिर के काम को देखा और यहां बीएपीएस हिंदू मंदिर में कार सेवा भी की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर निर्माण करने वालों के साथ ही पीएम मोदी का भी आभार व्यक्त किया। सीएम धामी ने कहा, पीएम मोदी की प्रेरणा से ये मंदिर बन रहा है, जो गर्व की बात है। यूएई में हिंदू मंदिर जो यहाँ बन रहा है बहुत ही अद्भुत है और पूरे हिंदू धर्म को यहाँ पर स्थापित किया जाने का काम, इस मंदिर के निर्माण का काम हम सब के लिए बहुत ही गौरव के क्षण हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर आकर मैं समझता हूँ भगवान की कृपा से हम यहाँ पहुंचे हैं। मैं इस अवसर पर सभी निर्माणकर्ताओं को, सभी इसका संयोजनकर्ताओं को, प्रमुख स्वामी जी महाराज को नमन करता हूँ। साथ ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि उनकी प्रेरणा से भी इस मंदिर का काम हो रहा है और उन्हीं के कर कमलों से आगे ये मंदिर का जो शिला पूजन से लेकर यहाँ पर इसके उद्घाटन का भी जो है कार्यक्रम होना है। तो आज कहीं न कहीं उनके नेतृत्व में पूरे विश्व के अंदर हमको मान सम्मान, पहचान और लोगों के बीच में सहयोग प्राप्त हो रहा है। ये उनका करिश्माई नेतृत्व है, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं का सीधे रुख करते हैं। दीपांकर, विदेश दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी का काफी ज्यादा अहम बताया जा रहा है। बताइए कितने करोड़ों का एमओयू साइन हुआ है और उत्तराखंड के विकास के लिहाज से कितना अहम निवेशकों का उत्तराखंड की तरफ रुख करना? बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये दुबई और अबू धाबी का दौरा था, जहां पर मुख्यमंत्री ने रियल एस्टेट, टूरिज्म और तमाम सेक्टर्स के कारोबारियों से वहां पर बातचीत की, मुलाकात की और अब मुख्यमंत्री दिल्ली लौट चुके हैं। और लंदन के बाद ये दूसरा दौरा था मुख्यमंत्री का विदेश का। इसके बाद अभी मुख्यमंत्री को जो मेट्रो सिटीज है, खासतौर पर बेंगलुरु या चेन्नई या बॉम्बे, मुंबई, वहां पर मुख्यमंत्री को अब दौरे करने हैं, वहां पर रोड शो करना है कि देश के जो कारोबारी है उनको भी यहाँ लाया जाए, विदेश के कारोबारियों को लाया जाए। दुबई, अबू धाबी की अगर बात करें तो लगभग 15,500 करोड़ के एमओयू यहाँ
वहां पर साइन हुए हैं और एक अप्रोक्स अगर सब दोनों मिला लिए जाए लंदन और अभी तक के जो एमओयूज रहे लगभग 55,000 करोड़ के एमओयू है जिनको अभी तक साइन किया गया। और यहाँ पर कारोबारियों ने उम्मीद जताई है कि वो भी उत्तराखंड में आना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। और 8 और 9 दिसंबर को प्रस्तावित है यहाँ पर इन्वेस्टर समिट, और इस इन्वेस्टर समिट से उम्मीद यही सरकार लगा रही है कि जो भी इन्वेस्टर यहाँ पर आएगा उससे कहीं ना कहीं रोजगार के नए मौके उत्तराखंड में क्या कुछ हो सकता है इस लिहाज से आएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2 विदेश दौरे मुख्यमंत्री के अभी तक रहे हैं और दोनों दौरों में मुख्यमंत्री की कोशिश यही रही कि ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तराखंड में लाया जाए। अब आगे देश के बड़े शहरों में जाने की तैयारी है और उसके बाद फिर दिसंबर में इन्वेस्टर समिट होगा। तो मुख्यमंत्री को जिस तरीके से हमने सुना भी और वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उत्तराखंड में आने वाले दिनों में कंपनियां यहां पर आए, निवेशक यहां पर आए और उनको सरकार यहां पर सुविधा मुहैया कराएगी, इस बात के भरोसे के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। जी नलिनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के एक फैसले ने महिला कांग्रेस में हलचल मचा दी है। पीएम के फैसले से उत्तराखंड कांग्रेस की महिला नेता अब लोकसभा का टिकट पाने का सपना देखने लग गई हैं। देखिए रिपोर्ट। कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने को है और इन सब के बीच पीएम मोदी के महिला आरक्षण बिल ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रखी है। उत्तराखंड की महिला कांग्रेस तो इतनी जोश में है कि अभी से 5 में से 1 टिकट महिला के लिए मांगने लगी है। हाँ, जरूर मांगेंगे। मुझे लगता है कि अगर उत्तराखंड की महिला जो भी दावेदार होगी, अभी तक क्योंकि दावेदारों ने अपना वो पेश नहीं करा है, तो जो भी महिला अगर लोकसभा की टिकट की दावेदारी करेगी, हम उसके लिए जरूर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से टिकट की मांग करेंगे। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है, लेकिन ज्यादातर पार्टियां अभी तक पुरुष प्रत्याशियों को ही तरजीह देती रही हैं। लेकिन महिला आरक्षण बिल से खुश कांग्रेस की महिला नेता अभी प्रदेश अध्यक्ष की मांग का खुलकर समर्थन कर रही है कि हम महिलाओं की टिकट के लिए मांग करेंगे और जो भी महिला हमें लगेगी कि लोकसभा चुनाव लड़ सकती है और जीत के आ सकती है, उस महिला को टिकट देने के लिए हम महिलाएं अवश्य लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन एक यूथ और महिला होने के नाते हम जरूर मांग करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि मजबूत दावेदार हमारे यूथ में और महिला में आए, जो लोकसभा में इस समय आके दावेदारी करें। जाहिर है महिला आरक्षण को लागू होने में अभी भले ही कई चरण पूरे होने हैं, लेकिन इस विधेयक ने महिला आरक्षण के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं। आज नहीं तो कल राजनीतिक दलों को इस पर बड़ा फैसला करना होगा। महिला आरक्षण बिल अपना होने को लेकर दावा कर रही कांग्रेस पर ऐसे में दबाव बढ़ना तय है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बागेश्वर का एक इलाका किन्नर रजनी रावत द्वारा खरीदी जाने पर घमासान मचा हुआ है। वायरल वीडियो को लेकर किन्नर आरती शर्मा सामने आई। उनका कहना है कि किन्नर समाज में इलाका खरीदने और बेचने की प्रथा है, लेकिन इलाका बेचने वाली कविता जोशी खुद किन्नर नहीं है। वहीं पर किन्नर आरती शर्मा ने पूरे मामले को लेकर डीएम को तहरीर दी है। इलाका खरीदने वाले किन्नर रजनी रावत का कहना है कि कविता जोशी किन्नर है। आपको बता दें कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें किन्नर रजनी रावत बागेश्वर की कविता जोशी से नगद में एक इलाका खरीद रही हैं और कविता जोशी रजनी रावत से बहुत सा कैश पैसा अपने आंचल में ले रही हैं। मेरे पीछे मेरे मौके का फायदा उठा के कि वो बीमार है और वो स्टेज से उठ के आ रही है, इस वजह से मेरा रजनी मैडम को मेरा इलाका बेच बांच के इसने और 2.5 करोड़ की संपत्ति लेकर बैठ गई। और वो कोई किन्नर नहीं है, वो एक औरत है, साधारण जैसी औरत होती है, और उसने जबरदस्ती मेरा इलाका बेच दिया। मालिक मैं थी उस इलाके की, मेरे घर के इजड़े थे। कविता जोशी है, 30-35 साल से वो क्षेत्र मांगती है, उसके चेले भी थे और किन्नरों का उनके पास में कागज भी है। किन्नरों का उनके पास में कागज भी है। इलाका हमारे किन्नरों में शुरू से परंपरा से बिकते आई है, बेचते भी है, खरीदते भी है, मांगने खाने के लिए। ठीक है कि नहीं है, ये परंपरा है।
हाँ, कुछ यहाँ के किन्नर एक शिकायत लेके आए थे। वो बोल रहे थे कि उनकी जो गुरु माँ की जो गद्दी है वो किसी ने बनाई है और कोई अन्यत्र लेडी जो है वो दूसरे देहरादून के कुछ किन्नरों को वो दे रही है। तो इस तरह की उनकी कोई शिकायत आई थी। तो ये शिकायत के लिए मैंने एसडीएम और एसपी को भी निर्देशित किया गया है कि क्या प्रकरण है। उनका कहना था कि राज्य स्वामित्व की भूमि है, ये ट्रांसफर नहीं हो सकती। बट ये तहसीलदार ने बताया कि मैटर भूमि का नहीं है, ये सिर्फ गद्दी का है। तो जो भी गद्दी जिसके नाम पुराने से रही होगी वो गद्दी उसके आगे ट्रांसफर होगी। देहरादून में रविवार को पकड़े गए 2 नकली दवाओं के सौदागरों से पूछताछ में पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बिहार, झारखंड, यूपी और दिल्ली और उत्तराखंड के साथ हिमाचल के करीब 44 बड़े शहरों में 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकली दवाओं की सप्लाई की थी, जिस पर रोक लगाने के लिए देहरादून पुलिस ने सभी इलाकों में टीम भेजी है। साथ ही सभी जिलों के कप्तानों और ड्रग कंट्रोलरों से भी बातचीत करके इन दवाओं को मार्केट में ना बेचे जाने की बात कही। आरोपी से पूछताछ में मिली जानकारी के मुताबिक केवल दिल्ली के ड्रग सप्लायरों को 90 लाख रुपए की नकली दवाओं की खेप सप्लाई की गई थी। दरअसल देहरादून पुलिस ने रविवार को रुड़की में चल रही नकली दवाओं की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था, जहां से पुलिस को करीब 5 करोड़ की नकली दवाएं मिली। साथ ही पुलिस ने गिरोह के 2 आरोपी सचिन शर्मा और विकास को अरेस्ट किया था। साल के अंदर जो 5 करोड़ से ज्यादा जो है 2023 में और करीब 1 करोड़ 65 लाख की दवाएं जो है विगत 2 साल के अंदर अलग अलग सालों में भेजी गई हैं, जो 44 डेस्टिनेशन पर भेजी गई है। इसमें 90 लाख की दवा सितंबर माह में ही डिलीवरी हुई है दिल्ली में। तो हमारी टीम ने जो डेटा निकाला उसके आधार पर एक टीम इन जगहों पर भी जाएगी जहां जहां सप्लाई हुई, जिससे कि वहां पर रिकवरी की जा सके और ज्यादा उसका वो कंज्यूमर तक ना पहुंच पाए। पिथौरागढ़ में लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड पर हर पल मौत का खतरा मंडराया रहता है। ये खौफनाक वीडियो तवा घाट के पास का बताया जा रहा है, जहां रोड के ठीक ऊपर की पहाड़ी भरभरा कर गिर गई। इस समय पहाड़ी भरभरा कर गिरी, उस समय रोड से गाड़ियां भी गुजर रही थी, लेकिन दरकती पहाड़ी को देख गाड़ी वालों ने खुद को सुरक्षित स्थान पर रोक लिया। तस्वीरें बेहद ज्यादा खौफनाक हैं, क्योंकि लगातार इस लिपुलेख रोड पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं और बारिश रुकने के बाद भी लैंडस्लाइड होने से लोग काफी परेशान हैं। इसी रोड पर बीते हफ्ते लम्मारे के पास पूरी पहाड़ी बोलेरो गाड़ी के ऊपर गिर गई थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। चमोली के जोशीमठ क्षेत्र को अब विंटर सीजन से काफी उम्मीद है। 4 धाम यात्रा के दौरान भून धसाव का असर जोशीमठ नगर में देखा गया है, जिससे कारोबारियों को भी काफी नुकसान हुआ है। लेकिन अब बदले हालात में टूरिस्ट आने की उम्मीद है। जोशीमठ में आई आफत को 10 महीने हो चुके हैं और 10 महीने में 6 महीने यात्रा सीजन में जोशीमठ सूना ही रहा और जून और मई में यात्रा में बुकिंग 50% ही रही। लेकिन अब विंटर सीजन से कारोबारियों को खासा उम्मीदें हैं। जनवरी के टाइम पे जो ये आपदा आई थी तो उसी समय कपाट खोलने की तिथि भी तय की जाती है और उसी समय सभी पर्यटक भी प्रोग्राम बनाते हैं समर में आने का। तो वो समय जब हमारा ऑनलाइन बुकिंगें सारी यहाँ की बंद थी तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव तो पड़ा हमारे मई जून पे, जो कि 100% से ऊपर की जो बुकिंगें रहती थी वो 50% के लगभग रही इस बार। 16 अक्टूबर को पहाड़ों में अच्छी खासी बर्फबारी हुई, जिसके बाद ठंड भी बढ़ गई है और सैलानी भी हिल स्टेशनों का रुख कर रहे हैं, जिससे कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। क्योंकि पिछले साल जनवरी में जोशीमठ में दरारें आने से पर्यटन सीजन चौपट हो गया था। इस बार सर ऐसा है, ओले में ठंड तो बढ़ चुकी है। 16 तारीख को जो फर्स्ट स्नोफॉल हुई है वहाँ पे, तो उससे काफ़ी पर्यटक लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, खुश होकर जा रहे हैं वहाँ से। तो मेरे को लगता है इस बार अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जोशीमठ में भी नहीं है, ओली में भी नहीं है, आप लोग आ सकते हैं और यहाँ पे बहुत बढ़िया माहौल है। विंटर सीजन जोशीमठ के लिए क्या सौगात लेकर आएगा, ये तो आने वाले समय में ही दिखेगा। लेकिन राहत की बात ये है कि जोशीमठ में दरारें कम हो चुकी है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।